नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर पहुंचकर खबरों की जांच पड़ताल करते हैं और खबरों की तह तक पहुंचकर आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रिपोर्टर्स लाइव में बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में विभागों का बंटवारा होते ही मंत्री एक्शन में आ गए हैं। कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। किसने किसने कौन सा कार्यभार संभाला है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी टीम तैयार है। बता दें कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने शपथ ली, उसके बाद आज सभी ने अपना अपना पद संभाला है। जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री बने, उन्होंने अपना पद संभाला, वहीं राजनाथ सिंह ने भी अपना रक्षा मंत्रालय संभाला, वहीं किरण रिजिजू ने भी आज अपना पद संभाला। बताते कि लगातार जिस तरह से वैष्णो देवी ने भी अपना पद संभाला, क्योंकि सभी केंद्रीय मंत्रियों में लगातार सभी के हिसाब से देखा जाए तो सभी कुछ ऐसे चेहरे थे जो दोबारा से रिपीट किए गए, वहीं कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई थी। लेकिन उनका कार्यभार संभालने के बाद लगातार सभी ने आज अपने अपने मंत्रालयों में जाकर अपने जो अधिकारी थे, जो उनके अधिकारी लोग थे, उनसे मुलाकात की और अपने पद को संभालने के बाद कई ऐसे योजनाएं बनाई, कई आदेश जारी करे। लगातार जिस तरह से राजनाथ सिंह ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही आदेश जारी किया कि जिस तरह से पाकिस्तान में हुई हिंसा को लेकर के कड़क सवाल किए हैं, उसको आदेश दिया। वहीं जयशंकर ने भी इसको कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को चेतावनी दी। तो देखिए लगातार जो प्रधानमंत्री की तीसरी टीम है एक्शन मोड में है और लगातार शपथ के बाद ये लगातार सभी का एक्शन मोड बना हुआ है। देखना होगा कि आगे की जो रणनीति होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 दिन के जो लक्ष्य अपने केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री भी है, उसको कितना जल्दी निपटा सकते हैं। दिल्ली से अजय चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। के बाद आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में तकरीबन सभी कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो शामिल हुए। इस बैठक में कुल 42 प्रस्ताव अलग अलग विभागों के रखे गए, जिसमें से 41 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे अधिक जो प्रस्ताव थे वो जल शक्ति विभाग के थे। 26 प्रस्ताव जो हैं वो जल शक्ति विभाग के इस बैठक में रखे गए। इसके अलावा इस सत्र का जो है ट्रांसफर सीजन की जो पॉलिसी है, यानी कि तबादला नीति जो है वो 24-25 के लिए उसको भी मंजूरी दी गई है, जो 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेगी। और इसके अलावा बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को इसके जरिए जो है वो मंजूरी मिली है। ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर जैसे जिलों से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं अलग अलग, उनको इसमें मंजूरी दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय से राज्यसभा हटाने का भी जो प्रस्ताव है उसको आज इसमें मंजूरी दी गई है। बरेली में फॉर्च्यूनर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को भी इसमें जो है वो मंजूरी दी गई है। ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को भी इसमें मंजूरी दी गई है। पहले 11,705 करोड़ रुपए इसकी लागत थी, अब उसको बढ़ाकर 13,005 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसका जो प्रस्ताव रखा गया था उसको भी मंजूरी मिल गई है। तो साफ तौर पर आज की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो रखे गए और उनमें से 41 प्रस्तावों को आज योगी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में मानसून सीजन की तैयारियों के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश दिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। चुनाव के बाद राज्य में विकास की रफ्तार कैसे हो, उसको लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आने लगी है। ये कहा जा सकता है कि गर्मी सीजन के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड में मानसून का सीजन आएगा, तो उससे निपटने के लिए अभी से ही सरकार पुख्ता इंतजाम यहाँ पर करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग, सड़क निर्माण जो विभाग है, वो सभी लोग यहाँ पर जुटे रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से कई दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। कोशिश की गई राज्य सरकार की मानसून सीजन में जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती है तो उसमें राहत और बचाव के काम सही गति से हो और जनता को कम से कम नुकसान हो, इसलिए समय रहते हुए जो सुरक्षा के काम यहाँ पर होने हैं बाढ़ को लेकर या दूसरी नदियों को लेकर, वो समय रहते हुए पूरे किया जा सके और उसके लिए अधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा सके। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो पूरा फोकस है वो राज्य के विकास कर रहे हैं, उसके लिए जो जरूरी चीजें उनके लिए दिशा निर्देश लगातार उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड से अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा को केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद राज्यवासी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। से बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। इस बार उन्हें केंद्र फिर से राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया। राज्य मंत्री बनाने का काम पीएम मोदी की तरफ से किया गया। विभागों के बंटवारे में भी उन्हें
सड़क परिवहन मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में उनको जो मंत्रालय मिला है उससे उत्तराखंड में सड़कों का जाल और मजबूत होगा। विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों को उम्मीद है कि इनका जो अनुभव यहाँ राज्य में रहा है, इस अनुभव का लाभ राज्य के विकास के रूप में यहाँ पर मिलेगा। विकास की जो परियोजनाएं होंगी, इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में असर मिल पाएगा। जैसा वह राजनीति में अनुभवी समझे जा सकते हैं, उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। लेकिन साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि पार्टी में कई और दिग्गज नेता थे। ऐसे में जब मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से आते हैं तो फिर पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि अगर केंद्रीय मंत्री बन गए तो गढ़वाल से भी एक चेहरे को वहां पर बनाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं और जो गढ़वाल से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर गए वो काफी कद्दावर कहे जाते हैं, ये मोदी के अपने भी माने जा सकते हैं। ऐसे में गढ़वाल की उपेक्षा को लेकर भी विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पार्टी में कुछ और चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी, विस्तार में कुछ और नए चेहरे मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अल्मोड़ा से जो पार्टी के जो प्रत्याशी रहे अजय टम्टा, उनको ही यहाँ पर राज्य मंत्री बनाने का काम केंद्र की तरफ से किया गया है। कैमरामैन अभय केंद्र, इंडिया। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोर्ट ने कहा है कि नीट की काउंसलिंग नहीं रुकेगी, तो वहीं परीक्षा के धांधली के आरोपों को लगाकर कोर्ट ने परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर इससे जवाब मांगा है। बता दें कि देश भर में छात्र इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं इस मामले की जांच को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पहले कोर्ट जुलाई में इस मामले की सुनवाई करने वाला था, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पहले ही इस मामले में फैसला लिया गया। बता दें कि कई योजनाओं में नीट के परिणामों को रद्द करके फिर से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कड़े शब्दों में कहा है कि परिणामों पर धांधली के आरोपों के बाद परीक्षा की यह पवित्रता पे सवाल उठे हैं और इस मामले पर हमें जवाब चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली के सभी डीएम के साथ बैठक की। बैठक में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मार्ग ने दिल्ली के सभी डीएमओ के साथ बैठक की है। बता दें कि 22 जुलाई से लगातार कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। यानी कि उन्होंने कहा कि जिससे दिल्ली के अंदर कांवड़ यात्री आते हैं उनकी देखरेख के लिए और उनकी सुविधा के लिए, यानी कहीं जो टेंट लगाए जाते हैं उसको लेकर के मीटिंग की गई थी। किस तरह से दिल्ली के अंदर जो रूट होता है कांवड़ियों का, उसको लेकर के कहाँ पर टेंट लगाने हैं और कैसे पानी की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, इसको लेकर आतिशी ने सभी डीएमओ के साथ बैठक की थी। क्योंकि बता दें कि जिस तरह से बैठक की गई है डीएम की तरफ से और आतिशी की तरफ से सामने आया कि लगातार 200 टेंट यानी कि 200 शिविर दिल्ली के बनाए जाएंगे। यानी कहीं न कहीं कांवड़ी यात्रियों को लेकर के सबसे बड़ा फैसला आतिशी ने लिया है। यानी कि जो सुविधा है, पुलिस की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, रूट को किस तरह से तैयार किया जाएगा, तो सभी को लेकर के डीएमओ के साथ जब बैठक की गई तो आतिशी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों को कोई भी समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि जब कांवड़ यात्री आते हैं तो काफी लंबे समय से पैदल चलते आते हैं, यानी उस रूट को पूरा क्लीन किया जाएगा और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। दिल्ली से अजय चौहान। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं थम नहीं रही। मुजफ्फरनगर की महाभारत खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। देश के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बता दें, ठाकुर संगीत सोम ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए संजीव बालियान के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संजीव बालियान ने जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। संगीत सोम ने यह भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संप्रदाय कार्यकर्ता हूं और संगीत सोम ने संजीव बालियान के शेर पर कटाक्ष करते हुए एक शेर भी पढ़ा है। संगीत सोम ने कहा कि सर पत्थर पर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये समुद्र को पता होगा कि उसको आना है या नहीं। वहीं ठाकुर संगीत सोम ने आरएलडी पर भी एक कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आरएलडी का आने से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के एसएफआई कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर बीजेपी पर तंज कसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वंदना यादव।
समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव आम जनता से जुड़ा हुआ चुनाव था और आम मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव था। लोगों ने संविधान बचाने के लिए घरों से निकलकर वोट किया है, जिसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव नतीजे आने के बाद वैकेंसी निकलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म हो और दिल्ली में बैठी सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरे और ये जो सरकार दिल्ली में है वह संविधान की रक्षा करे। तो वहीं उन्होंने करहल की सीट छोड़ने पर कहा है कि हमने नेता और पदाधिकारियों से बात की है और कहा है कि हम 2 जगह से जीते हैं, एक पद छोड़ना पड़ेगा, जल्द ही विधानसभा में हम इस बात का निर्णय लेंगे। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर जयपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब कैसा है जयपुर का माहौल, बता रही हैं हमारे संवाददाता स्नेह। कश्मीर के आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है जो राजस्थान के रहने वाले थे। अब इसके बाद जो है उनके शव को आज सुबह 8 बजे जो है स्टेशन पे लाया गया। स्टेशन पे जब भी उनका शव आया था उसी दौरान जो है काफी जो अधिकारी है वो मौजूद रहे थे। उसके बाद जो है शव को स्थानीय निवास पर जो है पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद से ही जो परिजन है और भी जो जनता है जो उनके समर्थन में खड़ी है उन्होंने वो शव लेने से जो है इनकार कर लिया है। दरअसल उनकी सरकार से यह मांग है कि उनके जो परिजनों की हत्या हुई है उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए वह सरकार से चाहते हैं कि उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और साथ ही उन्हें एक सरकारी नौकरी भी दिलाई जाए। इस पर जो है वो मुरलीपुरा थाने के सामने जो है बैठकर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके साथ जो है और भी जो अधिकारी हैं वो भी उनके समर्थन में अब खड़े हो चुके हैं। ऐसे में अब जो बीजेपी है वो भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम जो है इस घटना को जो है गंभीरता से लेंगे और हम जो इस परिवार की आर्थिक सहायता करेंगे। अब ऐसे में ये अभी तक साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि उनको मुआवजा जो है मिल चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं स्नेहा, इंडिया वॉइस, राजस्थान। लोकसभा चुनाव के बाद आज सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन किया। क्यों किया शक्ति प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप। जिले में आज राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नजर आए, जहां आज स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 24वीं पुण्यतिथि पर दौसा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां कांग्रेस के तमाम विधायक और नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वर्गीय राजेश पायलट सचिन पायलट के पिता है और उनका लंबा राजनीतिक करियर उन्हीं की बदौलत है। माना जा रहा था कि आज सचिन पायलट के वहां पहुंचने पर दौसा में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। उसके बाद ये कहीं न कहीं राजस्थान में कांग्रेस की ओर से एक संकेत है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ती आई है, लोकसभा के परिणाम उसके सामने है और धीरे धीरे राजस्थान में एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ ही राजस्थान कांग्रेस बढ़ती नजर आएगी। हालांकि ये कार्यक्रम पुण्यतिथि का था, जिस पर पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में कई लोगों ने शिरकत की और इसके साथ ही सचिन पायलट ने भी दुख व्यक्त करते हुए कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। 15 जून से कैची धाम में मेले की होगी शुरुआत। रील बनाने पर प्रशासन ने रोक लगाई है और किन किन चीजों पर लगाई है रोक, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। 15 जून के दिन भवाली के कैची धाम मंदिर में विश्व स्तरीय मेला लगने जा रहा है और क्योंकि बात करें तो कैची धाम की स्थापना सन 1964 में हुई थी और 60वां स्थापना दिवस आगामी 15 जून को कैची धाम का है। इस उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। हर वर्ष की बात ही, लेकिन इस बार की बात करें तो जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में कैची धाम में जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए 15 जून के दिन जो श्रद्धालु पहुंचेंगे लाखों की संख्या में यहाँ बाबा के धाम में पहुंच सकते हैं, उसको लेकर के जिला प्रशासन यहाँ बड़े स्तर पर तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और जिला प्रशासन ने तमाम नियम कायदे कानून 15 जून के दिन यहाँ पर कैची धाम के अंदर बनाए हैं, तो वहीं बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर तमाम तरीके से जो कार्रवाई है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो जिला प्रशासन की बात की जाए तो खुद डीएम वंदना
सिंह के द्वारा खुद मौके पर जाकर के निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम अधिकारियों की मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्ति की गई है, जो अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर संभालेंगे और जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर लंबे समय से और बड़े स्तर से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। वहीं बात करें यहाँ बीते दिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा कैची धाम में लगाए जाने वाले मेले को लेकर के यहाँ पर बैठक की गई, जिसमें उनकी तरफ से भी तमाम निर्णय लिए गए हैं और इसमें एक बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि अगर वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनमें से किसी को कोई दिक्कत और ऐसी परेशानी हो तो उनको तत्काल यहाँ पर उपचार देने के लिए हेली सेवा का भी प्रबंध यहाँ पर किया जाएगा। तो कुल मिला के बात की जाए तो जिला प्रशासन ने जहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारी की है और साथ ही यहाँ पर कई नियम ऐसे हैं जो इस बार बनाए गए हैं, जैसे कैची धाम यहाँ पर जो बाबा नीम करोली महाराज के जो आश्रम के आसपास का एरिया है उस पर यहाँ पर हॉर्न बजाने से लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग और रील बनाने के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो कई वर्षों से जो यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही थी, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन उनकी तरफ से किया जाता था, पानी की व्यवस्था उनकी तरफ की जाती, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में भी तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बात की जाए इसके इधर तो शटल सेवा का भी आयोजन किया जा रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उनको हल्द्वानी से भवाली के लिए शटल सेवा के तहत उनको पहुंचाया जाएगा और भवाली से क्योंकि कैची धाम की जो दूरी है लगभग 10 किलोमीटर, तो वहां से भी शटल सेवा के माध्यम से श्रद्धालुओं को धाम पे पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार का वाहन को ले जाने की वहां पर अनुमति बिल्कुल नहीं है। असुविधा यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना हो उसको लेकर तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से वीवीआईपी का जो दौरा लगातार बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए लगातार कैची धाम में लगता आया है, उसके तहत यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो विश्व स्तरीय बढ़ती जा रही है और लोगों की जो संख्या है लगातार यहाँ पर बढ़ने के कारण अव्यवस्था ना फैले उसको लेकर के इस बार कैची धाम में जो स्थापना दिवस है 60वां स्थापना दिवस को अति विशेष बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तरीके से तैयारियां लगातार यहाँ पर की जा रही है और मंदिर परिसर की तरफ से भी लगातार तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। बलौदाबाजार सतनामी समाज की गिरौदपुरी के मानाकोनी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आग लगाई। इस घटना से अब तक क्या क्या नुकसान हुआ है बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बलौदाबाजार में सामाजिक हिंसा एक बहुत बड़ा तांडव रूप ले ली थी, जो इतिहास में पहली बार यहाँ पर सतनामी समाज की भीम सेना के द्वारा इसी जिला कलेक्ट्रेट में आगजनी लगा दी गई तथा यहाँ पर जितने भी आए हुए जो कर्मचारी थे या हमारे पेशी में आए हुए जो जितने फरियादी थे उन सभी लोगों की आग गाड़ियों पे आग लगा दी गई थी तथा उन्हें कमरे बंद करके एक भीषण तांडव किया गया, जिससे पूरे देश में इसकी किरकिरी देखने को मिली। बलौदाबाजार में आजादी के बाद पहली बार ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना यहाँ पर घटी थी। हमने आज कई विजुअल भी और कल लाइव टेलीकास्ट भी दिया था, बताया था कि यहाँ पर कल भीम सेना के उपाध्यायों के द्वारा यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में आग लगा दी गई तथा यहाँ के कई विभाग में आग के हवाले कर दिए, जिससे जितने भी डॉक्यूमेंट थे सरकारी डॉक्यूमेंट वो पूरे चल गए। ये बलौदाबाजार के इतिहास में पहली घटना थी और मेरे ख्याल से ऐसा इतिहास पूरे भारत में पहली ऐसी घटना घटी होगी जब किसी सामाजिक के संगठन के द्वारा इतना बड़ा तांडव मचाया गया था कि देश में बलौदाबाजार की और 36 जगह किरकिरी देखने को मिली। यहाँ तक कि इसमें लगभग 100 गाड़ियों को जला दिया गया था। 200 बाइक जो थी जितने जो आए थे फरियादी लोग आए थे जो दुखित पीड़ित आए थे उनकी आग के हवाले कर दिया गया। कई यहाँ पर सुरक्षा कर्मी घायल हुए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आई थी, वापस उस फायर ब्रिगेड को बुझाया उसकी आग को बुझाने के लिए दूसरी फायर ब्रिगेड को लाना पड़ा। ऐसा सीन यहाँ पर देखने को मिला। इस पूरे तांडव को देखने के बाद छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रात 1-6 बजे पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने पूरे इस घटना क्रम को देखा और उसके बाद दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि पीड़ित को तत्काल इलाज कराया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये समय बताया कि आज देखने को मिला दूसरा दिन है यहाँ पर इस जिला कलेक्टर की बिल्डिंग को वापस से सुधारने का काम पीडब्ल्यूडी को दिया गया है। कल हाई कमीशन बैठक हुई यहाँ पर अधिकारियों को, उसमें निर्णय लिया गया जल्दी से जल्द इसको डैमेज कंट्रोल क्लियर करने के बाद एक सामान्य स्थिति नगर में पैदा करने का प्रयास किया गया। वही कलेक्टर KL चौहान के द्वारा
6 जून तक यहाँ पर 144 धारा लगा दी गई है ताकि कोई व्यक्ति यहाँ पर अनावश्यक व्यक्ति प्रवेश न किया जाता है। पूरे बगल सीमा जिले सीमा को सील कर दिया गया है और यह पूछा जा रहा है कि आपको क्या काम है, यदि कुछ काम हो तो भी आप अंदर जिले के अंदर जाए, अन्यथा तो किसी बिना काम व्यक्ति के अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया है। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदाबाजार से नीट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में प्रदर्शन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। में दाखिले के लिए कराई जाने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट में धांधली का आरोप लगा करके न सिर्फ छात्रों ने, अब राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों प्रयागराज में नीट से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया था। आज बाकायदा आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंच करके प्रदर्शन किया। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगे। उनका कहना है कि नीट की परीक्षा में जिस तरह से धांधली की शिकायत आ रही है, इस तरह के मामले में इस पर कार्रवाई करते हुए इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा कराए जाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। साथ ही साथ आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछली कई परीक्षाओं में इस तरह की धांधली की शिकायत आई है, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बातें बड़ी बड़ी और दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन एक परीक्षा भी सुचारू रूप से वो नहीं करवा पा रही। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल उनकी तरफ से एक ज्ञापन सौंप करके जो नीट की परीक्षा है उसको निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही साथ उन छात्रों को भरोसा भी दिलाया गया कि उनकी इस लड़ाई में आप पार्टी भी उनके साथ है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला करती है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला अब राजनीतिक टूल भी पकड़ने लगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। संभल में बीजेपी नेता की बोलेरो गाड़ी में आग लगी हुई है। खड़ी बोलेरो में आग की घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। किसने की साजिश, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। बीजेपी नेता की बोलेरो गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में लगी आग, दूर दूर पर चलती रही गाड़ी। आसपास के लोगों ने गाड़ी पर पाया आग पर काबू। पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर बीजेपी नेता अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की गाड़ी बोलेरो आकर खड़ी हुई और खड़े होने के बाद अपने घर पर गए, जहां पर बताया गया कि आस पड़ोस लोगों ने बताया कि आपकी गाड़ी में आग लग गई है। उन्होंने कहना है कि जिस तरह से हम गाड़ी खड़ी करके गए थे, कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से आग लगी है, किसने आग लगाई है। आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरह से आग लगी है। बोलेरो गाड़ी में आग लगी और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया गया है। यही बताया जा रहा है कि बाल्टी ले आकर लोगों ने पानी भरकर आग लगाई। काफी नुकसान हुआ गया है, जिसमें अल्पसंख्यक अध्यक्ष बीजेपी नेता का कहना है कि गाड़ी के अंदर रोज हम इस तरह खड़े करते थे गाड़ी के अंदर, और रोज खड़े करने के बाद गाड़ी में किस कारण आग लगी है, अब इसमें जांच का विषय है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। नगर पालिका उनियारा के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कजोड़ गुज। नगर पालिका उनियारा की कार्यशैली पर कई गंभीर सवालों का आरोप लगा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के खिलाफ इस्तेगासा के जरिए मामला दर्ज हुआ है। दरअसल उनियारा निवासी ओम प्रकाश सैनी ने इस्तेगासा के जरिए मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि नया कोर्ट परिसर बना है, जहां पर छाया का अभाव है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट परिसर के बाहर अपनी केबिन रखी। लेकिन केबिन रखने के बाद लगातार अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार मीणा द्वारा लगातार 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। वहीं 10,000 रुपए नहीं देने पर उनकी केबिन को नगर पालिका के अधिकारी बिना सूचना, बिना किसी प्रकार की जानकारी दिए उठाकर ले गए, जिसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और थाने पहुंचने पर और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।